नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भारत के भूगोल के इम्पोर्टेंट 75 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ये आपके भारत के भूगोल का पार्ट 2 है। इसका पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा, घटना चक्र का प्लेलिस्ट है। टोटल इस सीरीज में हम लोग 267 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। अगर इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा इतना प्रश्न को, तो आपका ज्योग्राफी पूरी तरीके से इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है ना। इसका पीडीएफ का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो आप लोग देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा खाली स्थान से कम होती है। तो वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग जहां औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां की जाने वाली खेती शुष्क भूमि कृषि कहलाती है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के वृष्टि छाया प्रदेश में शुष्क कृषि की जाती है। वृष्टि छाया क्षेत्र कहाँ किसे बोला जाता है? तो जहाँ पर हवा नीचे उतरती है, जहाँ पर हवा आपके नीचे उतरती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र बोला जाता है। क्योंकि अगर हवा नीचे उतरेगी तो बारिश नहीं होगा। बारिश होने के लिए पहले कंडीशन है कि हवा ऊपर उठना चाहिए, ना कि नीचे बैठना चाहिए। ठीक है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो पंजाब के हरीके बैराज है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर हरीके बैराज, हरीके बांध पंजाब से निकलती तथा राजस्थान के थार मरुस्थल में जाकर लगभग आपके समाप्त हो जाती है। यह नहर राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर तथा श्रीगंगानगर जिले से होकर बहती है। इम्पोर्टेंट है जो ये आपके ज़िला याद रखिएगा, राजस्थान वाला। अगला है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। तो पूर्वी घाट में देखिए नहीं उगता है, पश्चिमी घाट उगता है, अंडमान द्वीप यहाँ पर भी उगता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र यहाँ पर भी उगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है। दंडकारण्यक में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है? निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता जो है भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है? तो देख लीजिए कौन आपके संबंधित है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम संबंधित है। ITCZ का खिसकना ये भी संबंधित है। तिब्बती उच्च भाग ये भी संबंधित है। ला लीना ये भी संबंधित है। तो सारे के सारे संबंधित है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इसे आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। ये सारे के सारे आपके जो भारतीय ग्रीष्म मानसून है उसको प्रभावित करता है, उसको प्रदर्शन करता है, उसको दिखाता है। ठीक। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो मैतेई कहा जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि लिखापानी हिमनद भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। सिक्किम राज्य में प्रमुख रूप से 2 दर्रे, एक का नाम है नाथुला, एक का नाम है जलेपला। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से सिपकिला, रोहतांग, बाड़ा लाचा आदि दर्रे स्थित हैं। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मगध एवं अंग का मैदान, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? किसके हिस्से में है? तो मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। तो बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके क्लास 9th में दिया गया है।
जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ आपके सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है। जोग आपके शरावती नदी पर है, कपिल धारा आपके कावेरी नदी, तो ये आपकी गलत है। धुआंधार गोदावरी, ये भी आपके गलत है। तो इसमें क्या है कि कौन सा जोड़ आपके सही सम्मिलित नहीं, तो एक से अधिक जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर नीचे देख लीजिए, जोग आपके शरावती पर है, जबकि जो कपिल धारा है वो आपके नर्मदा पर है, और धुआंधार आपके नर्मदा पर है। धुआंधार आपको नर्मदा पर है। आप सभी को पता होगा कि जबलपुर के पास में स्थित है धुआंधार जलप्रपात। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित कर लीजिए। यहाँ पर देखिएगा तो विशाखापट्टनम है ना, यहाँ पर हो गया विशाखापट्टनम। उसके बाद देखिएगा विशाखापट्टनम हो गया, और उसके बाद हो जाएगा काकीनाडा, उसके नीचे हो जाएगा काकीनाडा, है ना। उसके बाद काकीनाडा के बाद आपका हो जाएगा नीचे में मछलीपट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, और लास्ट में हो जाएगा नागपट्टनम। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम और नागपट्टनम है। निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है? इसमें से कौन जो आपके युवा बलित पर्वत नहीं है? तो देखिए अरावली नहीं है, ठीक है, अरावली नहीं है। उसके बाद अल्पेशियन नहीं है, जबकि एंडीज है, ठीक है ना। तो नहीं है अरावली और अल्पेशियन आपका युवा बलित पर्वत नहीं है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा बलित पर्वत वह पर्वत हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति के ऊपरी भागों में बलन के फलस्वरूप बनते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, नवीन बलित पर्वत एवं प्राचीन बलित पर्वत। नवीन बलित पर्वत हिमालय और आल्प्स है, जबकि प्राचीन बलित पर्वत में अरावली है जो भारत में है, अल्पेशियन जो अमेरिका में है, यूराल पर्वत जो आपके रूस में है। याद रखिएगा भी ए पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से सवाल और बनने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? किसकी जो है न्यून हिम रेखा है? तो इसमें देखिएगा ये आपके आल्प्स क्षेत्र का है। किसका है? आल्प्स क्षेत्र का है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिम रेखा से तात्पर्य है कि पहाड़ों के ऊपर पहाड़ों की ऊंचाई की वह सीमा है जिसके ऊपर अस्थायी बर्फ अवश्य होती है, जिस कारण वहाँ कोई वनस्पति नहीं उगती है। तो दिए गए जो विकल्प है उसमें आल्प्स क्षेत्र की हिम रेखा आपके बहुत ही क्या है? कम है, बहुत ही कम है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो मालवा का पठार है ना, जो आपके कर्क रेखा है सर्वाधिक आपके मालवा के पठार में आपके जाती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है? तो देवप्रयाग में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवप्रयाग उत्तराखंड में है। निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है? तो जो नदी दिया गया है इसमें सबसे बड़ा जो जलग्रहण क्षेत्र है ये आपके पुनानी नदी के पास है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यरलुंग जांगबो नदी को जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि भारत में यरलुंग जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है, जबकि जो गंगा है गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? जो तेल नदी है किसकी सहायक नदी है?
तो देखिए जो तेल नदी है इनमें से किसी की सहायक नदी नहीं है, इनमें से किसी की सहायक नदी है नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तेल नदी आपके उड़ीसा में बहती है। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है, यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोक, हंसदुग, ईब, मांड आदि नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा गिरती है, ब्रह्मपुत्र गिरती है और आपके गोदावरी गिरती है, ठीक है, ये तीनों आपकी नदी गिरती है। महानदी कृष्णा और कावेरी ये भी गिरती है, जबकि लूनी ये आपके रन के कच्छ में विलीन हो जाती है, अरावली पर्वत से निकलती है। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों आपके अरब सागर में गिरती है। तो सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ए और बी आपके सही हो जाएगा, ए और बी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इसमें देखिएगा जो उत्तरी कोयल नदी है और आपके बराक है, ये दोनों आपके गंगा की उपनदी है। जो उत्तरी कोयल नदी है ये आपके सोन की उपनदी है, ठीक है। जो बराकर नदी है इसके बारे में याद रखिएगा कि बराकर नदी है ये भी आपके नीचे लिखा गया है। देखिएगा बराकर नदी जो है ना ये आपके दामोदर की उपनदी है, ठीक है, दामोदर की उपनदी है और दामोदर जाके हुगली में मिल जाती है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें जो हो जाएगा आपके आंसर बी और आपके डी हो जाएगा, बी और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। बहुत ही अच्छा ये सवाल था। नेक्स्ट है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस ज़िले में स्थित है? तो बिहार के पटना ज़िले में स्थित है। ये बीपीएससी में पूछा गया था 67वीं बीपीएससी में। और साथ ही एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि अगर पूछा जाएगा कि ये गंगा है, गंगा की आपके राइट से आने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो हो जाएगा आपके यमुना। और दूसरा सबसे बड़ा सहायक कौन हो जाएगा? तो उसका नाम याद रखिएगा सोन। क्या याद रखिएगा? सोन, ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है? तो इसमें देखिए आपके फतेहपुर स्थित है, भागलपुर कानपुर स्थित है, जबकि उत्तरकाशी आपके स्थित नहीं है, ठीक है ना, उत्तरकाशी आपके स्थित नहीं है। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के गंगोत्री हिमानी से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है। उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, ना कि गंगा से, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? तो महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, ये तीनों आपकी कोयले से समृद्ध है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका हो जाएगा। आपको बता दें कि ये 10th क्लास का आपके पॉइंट है, 10th क्लास का क्या है, ये आपके पॉइंट है। तो आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं और टीचर का। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा तो आपका लगभग समस्या का समाधान हो जाएगा। देश के लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन गोंडवाना क्षेत्र का योगदान है। गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, वर्धा कोयला क्षेत्र, राजमहल कोयला क्षेत्र। याद रखिएगा, भविष्य में भी पूछ सकता है, वर्धा कोयला क्षेत्र, राजमहल कोयला क्षेत्र, याद रखिएगा। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादन के रूप में उभरा है। तो सारे पॉइंट ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो कितना डिग्री से कितना डिग्री के बीच में आपकी उत्पत्ति होती है? तो 10 डिग्री उत्तर से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए एक बार से, देखिए
यहाँ पर आपके गया है मान लीजिए 10 है, 10 यहाँ नहीं, नीचे नीचे कीजिए, ये आपके 10 है और ऊपर में आपके 15 है। तो इसी के बीच में जो है ना आपके मानसून सीजन में मैक्सिमम चक्रवात की उत्पत्ति होती है, बीपीएससी टीचर में पूछा गया है। और एक पॉइंट यहाँ पर ये भी समझ लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिए कि भारत में मानसून के समय अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति 10 डिग्री उत्तर से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य होती है। चक्रवात एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जिसमें हवाएं अंदर की ओर घूमती रहती है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनावर्त घूमते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति या प्रोन नहीं है। कहाँ मतलब भूस्खलन आपके ज़्यादा नहीं आता है, तो देखिए पश्चिमी घाट में तो आता है, हिमालय क्षेत्र में भी आता है, जबकि पूर्वी घाट में उतना देखने के लिए नहीं मिलता है ना, बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है, ना के बराबर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है, तो आपके कोरोमंडल तट। कौन सा तट? कोरोमंडल तट है। भारत का कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु का तट है। उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को दुनिया के सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है, गहरे चैनल बनाता है, तो क्या कहलाता है? इसे क्या बोला जाता है? तो इसे गली कटाव बोला जाता है, इसे गली कटाव बोला जाता है। निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो आप सभी को पता है कि जो लौटता मानसून है उससे वर्षा कहाँ होता है, तो कोरोमंडल तट पर होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, तो इसे बोला जाता है बागवानी, बागवानी बोला जाता है, हॉर्टिकल्चर। अच्छा यहाँ पर लिखा गया है, देखिए फलों एवं सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर बोला जाता है, जबकि फूलों खेती को फ्लोरिकल्चर और अंगूर की खेती को विटीकल्चर बोला जाता है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्थानीय रूप से जो है मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो वातावरण मुख्य रूप से दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से गर्म होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान, इसमें से कौन जो है सबसे सूखा स्थान है? तो लेह जो है आपके सबसे सूखा स्थान है। लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसके जलवायु में भिन्नता है। तो देखिए आपके एक ही अक्षांश पर स्थित भले ही है, लेकिन एक मान लीजिए कि मैदान में स्थित है और दूसरे आपके पहाड़ पर स्थित है, तो आपके जलवायु में क्या हो जाएगा? अंतर तो हो ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी, अमृतसर में प्रदूषण। तो सबसे जो ज़्यादा सही आंसर है उसकी ऊंचाई में भिन्नता। ठीक है, उसकी ऊंचाई में भिन्नता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं। दंडकारण्यक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो दंडकारण्यक क्षेत्र है इसका मैक्सिमम तो विस्तार आपके छत्तीसगढ़ में है, लेकिन पूछा क्या गया है कि किस राज्य में स्थित है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में भी स्थित है, उड़ीसा में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है और आपके तेलंगाना में है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर स्पेशल एक राज्य के बारे में नहीं पूछा है, केवल पूछ दिया है कि दंडकारण्यक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है ना। तो एक राज्य में स्थित नहीं है। अगर पूछता अधिकतर किस राज्य में है तो हो जाता छत्तीसगढ़, लेकिन ऐसा पूछा नहीं है। जो दंडकारण्यक क्षेत्र है ये आपके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में
स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश प्रांत में स्थित है। कश्मीर में पहलगांव किस नदी किनारे स्थित है? जो कश्मीर में एक पहलगांव है ये किस नदी किनारे स्थित है? तो लिद्दर नदी के किनारे स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पढ़ लीजिए कि कश्मीर में पहलगांव लिद्दर नदी किनारे बसा है। लिद्दर जो है ना झेलम नदी की सहायक नदी है। तो इसका मतलब आप जब भी नदी पढ़िएगा तो उसका जो सहायक नदी है उसे भी आपको अच्छा से पढ़ना होगा, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा अच्छे तरीके से, नहीं तो फंसने का चांस रहेगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? इसमें से कौन सी जो आपके एक मवेशी नस्ल है जो राजस्थान का नहीं है? तो थार परकर, राठी, मेवाती ये तीनों है, जबकि हल्लीकर ये आपके राजस्थान का नहीं है, ये आपके कर्नाटक का। कहाँ का है? कर्नाटक का। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? जो तांबा है इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपके मध्य प्रदेश में है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन मिनरल एयर बुक 2020 के अनुसार भारत में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य से होता है। मलाज खंड जो बालाघाट है मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है ना। आप लोग जो है ना मध्य प्रदेश नहीं मारिएगा, मध्य प्रदेश नहीं मारिएगा, कहाँ है? राजस्थान है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। यह चंबल घाटी विकास योजना से संबंधित है। यह परियोजना राजस्थान में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जवाहरलाल जो नेहरू बंदरगाह है वो आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ आप लोग का बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जिसे बोला जाता है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। वर्तमान में JNPT 5 कंटेनर टर्मिनलों का संचालन करती है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल, नानवा सेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, गेटवे टर्मिनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नानवा सेवा इंटरनेशनल गेटवे टर्मिनल और नव कमीशन भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है ना। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो देखिए जो भारत में सर्वाधिक जो वर्षा मिलता है वो आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से मिलता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से मिलता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि उसके पीछे क्या कारण है? तो कारण है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर समझिएगा, जैसे कि देखिए राजस्थान में अरावली है, लेकिन जब हवा चलता है इस प्रकार से तो अरावली जो है ना हवा को रोकता नहीं है। अगर हवा को नहीं रोका जाएगा तो देखिए जैसे कि आप समझिए, अगर इस प्रकार से हवा जो है ना पहाड़ से टकराएगा तो क्या हो जाएगा? हवा ऊपर उठ जाएगा। लेकिन जब हवा पहाड़ से टकराएगा ही नहीं तो ऊपर उठेगा नहीं। अगर ऊपर नहीं उठेगा तो बाष्पीकरण होगा नहीं, तो बारिश भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है ना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंट के लिए किया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो लेटेराइट मृदा का इस्तेमाल जो है ईंट के लिए किया जाता है। लेटेराइट मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंट निर्माण के लिए किया जाता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम, चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है। बेबी ये पॉइंट है। दुमटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो बालू कण, चिकना कण, पांसु कण, ये सारे मिलता है। तो सभी प्रकार के कण मिलते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा कि किसका कितना आपके अंश यहाँ पर पाया जाता है। जो दोमट मिट्टी में 23 से 52% आपके बालू का कण होता है, 7 से 27% मृतिका क्ले का कण होता है, जबकि 28 से 50% जो है
गाद के कण पाए जाते हैं, है ना। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में मिलता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? इसमें जो है किससे आपके बिहार क्षेत्र में सिंचाई होता है? तो त्रिवेणी नहर से आपके बिहार में सिंचाई होता है। जो त्रिवेणी नहर है वो आपके गंडक नदी से निकलती है, गंडक नदी से निकलती है, ध्यान में रखिएगा। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। जो हरित क्रांति भारत में आया था 1966-67 में, तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, ये सारे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है ना, एक यहाँ पर समझिएगा कि भारत में जो है ना 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई, अन्य तकनीक प्रयोगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, है ना। अतः हरित क्रांति में उपरोक्त चारों घटक क्या है? आपके समाहित हैं, सही है। निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो कृषि में जो है उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग। तो इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपके सही हो जाएगा। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो आपके हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति सभी से है। तो उपरोक्त आपके सभी हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति आदि आपके शामिल किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काली क्रांति संबंधित है, तो कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति, ठीक है। जो गुलाबी क्रांति है प्याज उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से, पीली क्रांति आपके तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भारत का अधिकांश गेहूं उत्पादक राज्य है, तो भारत में जो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है वो आपके उत्तर प्रदेश करता है, जबकि प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन आपके पंजाब करता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो सबसे ज़्यादा जो गेहूं पैदा होता है आपके उत्तर प्रदेश में होता है। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो गन्ना सबसे अधिक पैदा आपके होता है बिहार एवं उत्तर प्रदेश। ये 2011 में पूछा गया था उसके हिसाब से, लेकिन नया डाटा देख लीजिए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2021-22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक गन्ना का 8 राज्यों का क्रम इस प्रकार है, ठीक है, जो उत्पादक राज्य है। तो इसका मतलब सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा, पंजाब में, ठीक है ना। तो आपको ये डाटा याद रखना है, ठीक है। आपके लिए VVI ये डाटा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा आपके उत्तर प्रदेश को बोला जाता है ना। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो उसका नाम है जम्मू कश्मीर। अब बन गया है केंद्र शासित प्रदेश, पहले क्या था? राज्य था, है ना। तो भारत में केसर सैफरन उत्पादन एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है, अब केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ प्राचीन काल से ही केसर का उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? इसमें से नकदी फसल आपके कौन नहीं है? तो देख लीजिए, जूट है, मूंगफली है, गन्ना है, जबकि ज्वार जो है एक नकदी फसल नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप सारे पॉइंट को देख लीजिए। खाद्यान्न फसल चावल, गेहूँ, मक्का, मोटे अनाज, दलहन, ये सारे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके खाद्यान्न फसल। जो गैर खाद्यान्न फसल में कौन कौन है? तो तिलहन, मूंगफली, रैपसीड,
सरसों। VVI पॉइंट याद रखिएगा। खाद्यान्न फसल चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज, दलहन, जबकि तिलहन, मूंगफली, रैपसीड, सरसों ये सब क्या है? आपके गैर खाद्यान्न फसलें हैं। रेशेदार फसल में आपके कपास, जूट, आपके मेस्ता। बागवानी फसलें में चाय, कॉफ़ी और आपके रबड़ इंपॉर्टेंट है। चाय, कॉफ़ी, रबड़। अन्न फसल में गन्ना, तंबाकू, आलू, ये सारे क्या है? ये आपके गैर खाद्यान्न फसल, सारे आपके गैर खाद्यान्न फसल है। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो कौन आपके दो राज्य है? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा है। 2021 के अनुसार जो हेमेटाइट के प्रमुख भंडार वाला राज्य आपके है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा जो मैग्नेटाइट प्रकार का आपके लोहा है उसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान है। जो अच्छा क्वालिटी का लोहा कौन है? तो हेमेटाइट ही। कौन है? हेमेटाइट। जो कहाँ मिलता है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में मिलता है, ठीक है। जबकि जो मैग्नेटाइट है कर्नाटक, राजस्थान और आपके आंध्र प्रदेश में मिलता है, ठीक है। तो विकल्पगत राज्यों के युग में मध्य प्रदेश और उड़ीसा क्या है? विकल्प आपके सही होगा, ध्यान से याद रखिएगा। मेनली आपको ये वाला याद रखना है अभी, है ना, अभी ये याद रखिएगा क्योंकि लेटेस्ट डाटा है। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला किसका खनन होता है? तो देखिए यहाँ से लोहा का खनन किया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 10th क्लास का है, 10th क्लास का है। तो आप लोग को इसलिए बताते रहते हैं ना कि आप लोग NCERT पढ़ने पर थोड़ा सा जोर डालिएगा, है ना, क्योंकि अगर आप BPSC दे रहे हैं, BPSC टीचर देते हैं, चाहे बिहार दरोगा देते हैं, तो आपके लिए NCERT संजीवनी सिद्ध हो सकता है। तो आप लोग NCERT पढ़ा कीजिएगा। बैलाडीला कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट है, अच्छा यहाँ पर ये भी पढ़ सकते हैं ना कि एक बार पढ़ लीजिए इसे कि बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है। जबकि जो मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा आदि अन्य राज्यों में किया जाता है। तो ये देखिए इतना अच्छा क्वालिटी का लोहा नहीं है मैग्नेटाइट, जबकि जो सबसे अच्छा क्वालिटी का लोहा कौन है? हेमेटाइट है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो झरिया में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? मतलब भूमि के अंदर कोयले में आग कहाँ लग गया है? तो झारखंड में लग गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला। अभी आप देखें सवाल को, देखिए पलट दिया है। यहाँ पर पूछा गया है कि झारखंड का झरिया क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। जबकि यहाँ पर पूछा है कि झारखंड में कोयला खाने कहाँ स्थित है? तो झरिया में स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार संचालन कीमतें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्या है? हमारे लिए समस्या है ना, हमारे लिए ये समस्या है। देखिए भारत में जो कोकिंग कोयला है हम लोग आपके ऑस्ट्रेलिया से आयात करते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? ये भी 10वां का सवाल है। तो भारत में सबसे पुराना जो आपके तेल का भंडार है वो आपके है डिगबोई में, डिगबोई असम में जो ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब आया था? तो 1970-80 में आपके आया था। इसमें जो ओपेक था एकाएक जो है कीमतों को बढ़ा दिया था, है ना। कितने गुना बढ़ाया था? तो 4 गुना बढ़ा दिया था। तो भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट 1973 में आपके पैदा हुआ था। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में थी। ध्यान रखिएगा 1994 में कितना था प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत? तो 243 किलोग्राम तेल के बराबर था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको जो वर्तमान का डाटा है ये याद रखना है ना, वर्तमान वाला डाटा याद रखना है। तो अभी कितना है? तो अभी जो है 24,430
53 मेगा जूल है प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वर्तमान में 2021-22 में प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो वर्तमान में देखिए जो सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो दिए गए जो आपके राज्यों में, तो यहाँ पर देखिए जो आंसर दिया है ना वो आपके कर्नाटक होगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो है ना, जो वर्तमान में 31 मई 2023 के स्थिति के अनुसार जो है सौर ऊर्जा के उत्पादन में शीर्ष राज्य आपके राजस्थान बन गया है। तो अब जो सवाल आएगा ना तो उसमें राजस्थान मारिएगा, है ना, उसमें कर्नाटक आप लोग मत मारिएगा। कौन सा मारिएगा? राजस्थान को मारिएगा सौर ऊर्जा के उत्पादन में। जबकि 2020 में जब सवाल पूछा गया था तो उस समय आंसर इसका कर्नाटक था, लेकिन अब कौन हो जाएगा? अब हो जाएगा राजस्थान। इसे ध्यान से फोकस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर देखिए लिखा गया है। अगला पॉइंट है कि भारत में राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय रुग्णता यानी कि वित्तीय स्थिति खराब होने के निम्नलिखित कारणों पर आपको चर्चा करना है, तो कर लीजिए। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय करना ये कारण है। प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, ये भी ठीक बात है। जब बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो बहुत सा बिजली आपकी क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। राज्य विद्युत बोर्डों के वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, ये भी ठीक है। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया, ये भी पॉइंट आपका ठीक है ना। तो सारे के सारे पॉइंट क्या है आपके? ये ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? पटना के, दरभंगा के, धनबाद के, टाटा नगर के। तो किसके नज़दीक स्थित है? तो टाटा नगर के स्थित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। अब टाटा स्टील भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटा नगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में की गई थी। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? नहीं, तांबा उद्योग जो है कहाँ पर स्थापित है? तो खेतरी में स्थापित है। खेतरी वर्तमान में कहाँ पर है? तो खेतरी वर्तमान में आपके राजस्थान के झुंझुनू जिला में स्थित है। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में शीर्ष ताम्र अयस्क का भंडार जो है राजस्थान में सबसे अधिक, उसके बाद झारखंड, उसके बाद आपके मध्य प्रदेश। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। इसके तहत जो है 4 महानगरों को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क माध्यम से आपस में जोड़ना था। नेक्स्ट है कि अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालने की पहाड़ी मिलती है, तो ये दोनों आपस में कहाँ पर मिलती है? तो अनायमुडी में मिलती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल है कि अनायमुडी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यह केरल के एर्नाकुलम जिला और इडुक्की जिला में स्थित है। यहीं पर अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालने की पहाड़ी आपकी मिलती है। भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण क्या होता है? तो इसका पीछे कारण होता है अति वर्षा। क्या होता है? अति वर्षा। भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण क्या होगा? तो आपके अति वर्षा हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर कि एल नीनो भूमध्य रेखा के पास पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में गर्म पानी के जमाव के कारण होता है, और गर्म पानी की सतह से गर्म होने के परिणाम स्वरूप नम हवा के ऊपर उठने पर तूफान बन सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है? अति वर्षा होती है। नेक्स्ट है कि बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर स्थित है। तो पूर्वी छोर पर कौन स्थित है? तो नामचा बरुआ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये पूर्वी छोर पर, ठीक है ना। जो पूर्वी छोर पर स्थित है नामचा बरुआ स्थित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नामचा बरुआ दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह पर्वत हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है और यह विश्व का 28वां सबसे लंबा पर्वत है। सुंदरबन क्षेत्र के बारे में देखिए। सुंदरबन क्षेत्र
उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है, उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन है, आर्द्र समशीतोष्ण वन है, सघन मैग्रोव वन है। तो क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि सघन मैग्रोव वन है, सघन मैग्रोव वन है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कहाँ स्थित है, तो भारत और पाकिस्तान में, भारत और बांग्लादेश में स्थित है। पहले पाकिस्तान था, अब है बांग्लादेश है, क्योंकि आपको पता है कि 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ है। तो सुंदरबन जो है ना, भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, भारत और बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह से सुंदरबन डेल्टा आपके बनता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित इस क्षेत्र में सघन मैग्रोव वन आपके पाए जाते हैं। अगर बोला जाएगा कि भारत में सर्वाधिक मैग्रोव वन किस राज्य में मिलता है, तो आप लोग क्या बताइएगा, पश्चिम बंगाल बताइएगा, पश्चिम बंगाल बताइएगा। ठीक है।